हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह राजपूत और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है अपना आईआईटी हैदराबाद से। और मैं पिछले 7-8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि गर्म चाय की प्याली अगर हम रूम में रख दें तो वो ठंडी हो जाती है? क्यों हो जाती है? जैसे सपोज मैंने कोई फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ठंडी ठंडी एकदम और रूम में ले आया, थोड़ी देर बाद वो भी अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। दैट मीन्स ये हम लोगों ने डेली प्रैक्टिस में अपनी डेली लाइफ में देखा हुआ है कि कोई भी गर्म चीज हो या ठंडी चीज हो वो रूम के टेम्परेचर पे आने का ट्राई करती है ना। जैसे सपोज दैट मैं अपने अपने हाथों को भी रब करने लगूं तो गर्माहट पैदा होने लगेगी, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है, ये सारे के सारे फिनोमिना आपके थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और उसी को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, है ना। जैसे सपोज इस रूम में जो भी चीजें हैं वो इस रूम के टेम्परेचर को एक्वायर करना चाहती हैं, है ना। लेकिन क्या हमको वो उतनी ठंडी या गर्म लगती है? सपोज दैट मैंने ये मेरे पास एक लोहे का, मेटल का एक ताला रखा हुआ है ना। इस ताले को अगर मैं छूता हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा ठंडा महसूस होता है। जबकि अगर इसी रूम में रखा हुआ, लेट्स से ये एक लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, एक मैकेनिज्म है ना। इसको अगर मैं छू रहा हूँ तो ये मुझे इतनी ठंडी फील नहीं हो रही है। तो अगर ये ठंडी फील नहीं हो रही है, वो ताला ठंडा फील हो रहा है, ये सारे के सारे जवाब आप जानना चाहते हैं तो आपको उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स सीखनी पड़ेगी, है ना, कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारी डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा घुसी हुई है कि आप खाना बनाने से लेके, आप अपनी गाड़ी चलाने से लेके, फ्रिज में ठंडा पानी, आपका एयर कंडीशनिंग, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, एसी है ना, बाइक है, आपका एरोप्लेन है, सारी तमाम चीज़ें, इन सब में आपका थर्मोडायनेमिक्स यूज होती है। कभी बुखार हुआ है आपको? ऑब्वियसली हुआ होगा। बुखार के टाइम क्या होता है? आपको ठंडी लगती है। ठंडी लग रही है, क्यों लग रही है ठंडी? इन सब चीज़ों के अगर आपको जवाब जानने हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स सीखनी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर। और मैं स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट से। तो हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स। So thermodynamics basically है क्या? It is a science which deals with the flow of heat energy, है ना? It deals with the energy transfer, है ना, in the form of heat। हम हीट से कैसे वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्क से कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने अभी वर्क से हीट प्रोड्यूस की, है ना। ये सारे के सारे फिनोमेना जिस ब्रांच में डील होते हैं वो ब्रांच है आपकी साइंस की थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ रिलेटेड टू हीट एंड वर्क। ठीक है। वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। तो ये कोई आज की ब्रांच नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स ऐसा समझ कि आज स्टार्ट नहीं हो गया, ये काफी सालों से चला आ रहा है। लेकिन पहले क्या था, लोगों को इतना धीरे धीरे सारी चीज ना साइंस डेवलप होती है। तो पहले स्टार्टिंग में जब लोगों ने इसको समझा कि कोई चीज फ्लो हो रही है, ठंडी चीज से गर्म चीज या गर्म चीज से ठंडी चीज, कोई चीज फ्लो होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो चीज फ्लो होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ये एक फ्लूइड है, इसका नाम दे दिया उन्होंने। हीट तो जानते नहीं थे कि हीट है कोई चीज, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी ठंडी या गर्म हो रही है वो बिकॉज ऑफ अ फ्लूइड है, एक इनविंसिबल, मतलब जो दिखाई नहीं देने वाला ऐसा फ्लूइड है। इसका नाम उन्होंने बोल दिया कैलोरिक फ्लूइड है ना। बाद में उन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कार्ड किया, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, नई नई चीजें आती है ना, खत्म हो जाता है पुराना जो भी परसेप्शन होता है लोगों का, तो उसको फिर थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। तो ये सारी कहानी स्टार्टिंग में उसकी हो गई थर्मोडायनेमिक्स के। तो हम लोग इसको नए सिरे से पढ़ेंगे, जो अब हम लोग सब जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, कैलोरिक वगैरह की बातें हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसके सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जो थर्मोडायनेमिक्स का क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी जो क्या है, सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स के बारे में। सिस्टम क्या होता है एंड बाउंड्रीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड देन हम लोग बात करेंगे आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली जैसे जैसे अपना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, कोई फोर्स नहीं लगता, कोई टॉर्क नहीं लगता, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होता फ्लो के लिए, वैसे ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड फिर हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का क्या स्टेटमेंट है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये सारे के सारा हमारा एजेंडा रहेगा आज का, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जो हम लोग अभी देख ही चुके हैं कि हीट होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कि सिस्टम क्या है ना। व्हाट इज सिस्टम? तो बेटा सिस्टम क्या है कि जहां पर हमको स्टडी करनी है अपनी, ये है आपका सिस्टम। तो जहां कहीं भी मेरा फोकस रहेगा, थर्मोडायनेमिक स्टडी मुझे करनी है, वो उसको मैं मान लूं कि वो मेरा एक सिस्टम है। ठीक है।
जिस किसी भी चीज की मुझे स्टडी करनी है वो मेरा सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम कोई भी छोटा सा पार्ट हो सकता है आपका, जैसे सपोज अगर मैं अपने हाथ को ले लेता हूँ आपके लिए एग्जांपल के लिए, जैसे सपोज अगर मुझे इस नाखून के बारे में पता करना है, दिख रहा है आपको ये छोटा सा नाखून, तो ये नाखून मेरा सिस्टम बन जाएगा। लेकिन सपोज नहीं सर मुझे तो पूरी उंगली के बारे में पता करना है, तो ये उंगली मेरा सिस्टम बन जाएगा। नहीं सर मुझे पूरा यहाँ तक पता करना है, तो ये सिस्टम बन जाएगा। तो सिस्टम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो वो आपका सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो सिस्टम जो बन गया आपका एक बार, उसके बाहर जो कुछ भी चीजें हैं, उसके बाहर जो भी चीजें हैं, इसके बाहर जो कुछ भी है, वो इसके लिए बन जाएगी क्या बेटा, सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होगा आपका, वो बन जाएगा इसका सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम के बाहर जो भी है वो इसका सराउंडिंग बन जाएगा। अब सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करने वाली चीज है बेटा, वो है उसकी वॉल्स। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज है वो उसको बोलते हैं, उसकी वॉल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो वॉल्स है आपकी, ये जो वॉल्स है, ये सिस्टम से सराउंडिंग को अलग करने वाली चीज जो है वो है आपकी वॉल। ठीक है, ये उसको बोलते हैं अपन वॉल। ये वॉल आपको जरूरी नहीं है कि कोई स्पेस घेरे, है ना। ये आपकी वॉल आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है, इट कैन बी अ इमेजिनरी वॉल, है ना, इमेजिनरी भी हो सकती है, ये आपकी रियल भी हो सकती है, ये मूव भी कर सकती है, और हो सकता है कि फिक्स भी हो। तो कोई जरूरी नहीं कि इसका क्या आपका सिनेरियो, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज है वो है आपकी वॉल। इसको हम लोग बाउंड्री भी बोल देते हैं, कई बुक्स में आपको बाउंड्री भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इट इज अ बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली चीज है वो है बाउंड्री, और ये है आपका सिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो सिस्टम जहाँ पे आपका फोकस है, थर्मोडायनेमिक्स आपकी स्टडी करने वाले, उसके अंदर की प्रोसेस आप देखने वाले, वो आपका सिस्टम है, उसके बाहर जो कुछ भी है वो आपकी सराउंडिंग है। ठीक है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके आपका पूरा यूनिवर्स बनाता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो गया, पूरा यूनिवर्स बना गया, और वो मिलके आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके एक आइसोलेटेड सिस्टम बना देता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, आगे चलते हैं कि जो बाउंड्रीज है बेटा वो कितने टाइप की, जैसे मैंने बताया आपको कि इमेजिनरी भी हो सकती है, ये आपकी रियल भी हो सकती है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टाइप की बाउंड्रीज आपको एक्चुअली पढ़नी है। आइडियली तो आपको दो ही टाइप की बाउंड्रीज देखनी है, जिसमें हीट ट्रांसफर हो और इसमें हीट ट्रांसफर ना हो, है ना। ये इमेजिनरी और रियल हो सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो अगर मेरे पास अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, जो आपकी बाउंड्री है बेटा, बाउंड्री जो है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर सकती है, ये आपकी दो टाइप की हो सकती हैं। एक जिसमें आपका हीट का फ्लो हो सकता है, अभी हम लोग जानेंगे इसको। एक में हीट का फ्लो जो अलाउ करती है ना, अलाउ मैंने टिक मार्क कर दिया, अलाउ कर रही है। और दूसरी जो है वो हीट का फ्लो नहीं अलाउ करेगी, हीट का फ्लो अलाउ नहीं करेगी, तो उसको मैं बोलूंगा हीट का फ्लो अलाउ नहीं करेगी। तो ये दो टाइप की बाउंड्री मेनली हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो जो हीट का फ्लो अलाउ करती है बेटा, ऐसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, डायाथर्मिक बाउंड्री। डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक वॉल बोल लो या फिर बाउंड्री बोल लो, एक ही बात है, डायाथर्मिक वॉल, है ना। इसी का दूसरा नाम एक और है बेटा, कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग मतलब इसमें कंडक्शन हो रहा है, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्शन कर सकती हैं ये। दूसरा जो हीट का फ्लो नहीं होने देती है, उनको बोलते हैं अपन एडियाबैटिक। वो है क्या बेटा आपकी, एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक बाउंड्रीज। और या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इंसुलेटिंग। इंसुलेशन लगा देते हैं ना बेटा, जिससे फिर क्या कहते हैं आपका हीट का फ्लो ना हो पाए, तो इंसुलेटिंग, 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 इंसुलेटिंग वॉल्स। ठीक है, तो इस टाइप की दो बाउंड्रीज आपको देखने को जनरली मिलेंगी आपके सिस्टम्स में सराउंडिंग के साथ। ठीक है, तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी बाउंड्री की बात बेटा। अब मैं अगर सिस्टम की बात करूं आपकी, तो सिस्टम आपका कितना देखने को मिलते हैं आपको, तो सिस्टम्स के कुछ टाइप्स हैं बेटा, वो हम लोगों को देख लेने हैं जल्दी से, फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी। तो यस, सिस्टम, तो जो सिस्टम है बेटा, आपके सिस्टम आपको तीन तरह के मिलनी पड़ने हैं। एक है आपके क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक। दूसरा है आपके ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। एंड तीसरा आपके पास है आपके आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन तरह के सिस्टम मिलती हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अब ओपन सिस्टम की बेटा क्या खासियत है कि ओपन सिस्टम के अंदर आपका मास का फ्लो भी हो सकता है एंड एनर्जी का फ्लो भी हो सकता है, हीट का फ्लो भी हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम जिसमें एनर्जी का फ्लो हो सकता है एंड मास का फ्लो भी हो सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, आपका ओपन सिस्टम। अब जो क्लोज सिस्टम है बेटा, वो आपका केवल मास का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी का फ्लो अलाउ करते हैं।
फिर से बोल रहा हूँ, क्लोज सिस्टम जो मास का फ्लो तो अलाउ नहीं करेंगे बट एनर्जी का फ्लो अलाउ करते हैं, क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। और लास्ट में आपके आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे हैं जिसमें से ना आप एनर्जी ले सकते हो ना ही आप मास ले सकते हो, है ना। इनमें से जो भी आपने चीज इसके अंदर रख दी वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें बेटा, तो आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम थोड़ा अज्यूम कर ले अभी थोड़ी देर के लिए, तो जो आपका थर्मस होता है जिसमें आपकी चाय गर्म बनी रहती है ना बेटा, वो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा काम करता है। हालांकि वो पूरा आइसोलेटेड नहीं है, थोड़े टाइम बाद वो चाय आपकी ऑब्वियसली ठंडी हो ही जाती है, बट काम उसका वही है। वो अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूँ उसकी, तो वो उसकी चाय जल्दी ठंडी नहीं होने वाली है ना। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ना एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है वो, ना ही आपके मास का ट्रांसफर कर रहा है। ओपन सिस्टम जिसमें से आपका मास भी फ्लो हो सकता है एंड एनर्जी भी फ्लो हो सकती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपका आईसी इंजन है, आईसी इंजन के अंदर आपका फ्लूइड आता भी अंदर, फिर बर्न भी होता है और वो मास का फ्लो भी चल रहा है और एनर्जी भी बाहर डिसिपेट हो रही है, तो मास और एनर्जी दोनों फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम लेट से मैंने बोला कि चाय का, फिर से चाय पे आ गया मैं, बहुत पसंद है मुझे। तो चाय का प्याला अगर आपका सामने ऐसा रखा हुआ है, कप है ना, कप में चाय रखी हुई है, तो अब इस कप में से चाय को मैं बाहर निकाल सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टूट भी सकती है, फूट मतलब ऊपर से निकाल सकता हूँ उसको मैं। तो ओपन सिस्टम है और उसमें से एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। लेकिन क्लोज सिस्टम जो है ना, उसमें से मास का फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे मैंने डब्बे के अंदर इसको बोतल के अंदर बंद करके रख दिया बेटा, अब इसमें से कोई फ्लो नहीं होने वाला है ना मास का। तो ये है आपका ओपन क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में आपका जो मास है एम, उसका फ्लो नहीं होगा, बट जो एनर्जी है, एनर्जी जैसे हीट है, हीट को मैं क्यू से लिखता हूँ, तो क्यू का फ्लो आपका हो सकता है। ओपन सिस्टम जैसे सपोज ये रहा आपका, इसमें मैंने नल लगा देता हूँ एक, ठीक है, तो आपको आराम से बेहतर समझ में आएगा। इसमें जैसे पानी रखा हुआ है, इसमें टैप है, ठीक है, तो इसको अगर मैं चालू कर दूं तो इससे पानी बाहर निकाल लूंगा मैं आराम से, है ना। तो इसमें से मास का फ्लो भी हो सकता है एंड आपकी एनर्जी का फ्लो भी ऑब्वियसली हो ही रहा है। दूसरा जो आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, वो जो सिस्टम है उनका क्या है ना, मास फ्लो करेगा ना एनर्जी फ्लो करेगी। दैट मीन्स इनकी जो वॉल्स हैं, इनको मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे ना एनर्जी सिस्टम फ्लो नहीं कर सकता, ना ही मास फ्लो कर सकता है। तो ये जो वॉल्स है इसकी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो आप समझ में आ रहा होगा कि इंसुलेटिंग वॉल्स है। कैसी वॉल है बेटा, इंसुलेटिंग वॉल्स है। इंसुलेटिंग वॉल्स मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तभी जाके मेरा ये अचीव हो पा रहा है कि इसमें से एनर्जी ना मास फ्लो करेगा, ना ही आपकी एनर्जी जो क्यू है वो फ्लो करेगी हीट के फॉर्म में, वो भी फ्लो नहीं करेगी। तो ऐसी वॉल्स को हम लोग, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीन टाइप के सिस्टम हम लोगों ने देखी है, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तीनों हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। ओके बेटा, अब अगर मैं बात करूं किस टाइप की अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी मेनली हम लोग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है आपकी, है ना। इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बातें नहीं करते कि मॉलिक्यूल में क्या चल रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस सब की बातें हम लोगों को यहाँ पे नहीं करनी है। हमको केवल बड़ी पिक्चर देखनी है ना, एज अ होल सिस्टम को देखना है, बल्कि सिस्टम देखना है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है, उसका जो वॉल्यूम है, एज अ होल देखना है। उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे वो क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करते। तो ये एक मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसमें हम लोग बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, छोटी चीजों के बारे में बात नहीं करते, ठीक। तो बाउंड्रीज और क्या कहते हैं सिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो अब बात करते हैं हम लोग, एक जो टर्म है आपके काफी सुनने को मिलेगी, वो है आपकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझते हैं हम लोग बेटा, है ना। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको एक स्टेट समझनी पड़ेगी कि स्टेट क्या होती है किसी भी गैस की, है ना। थर्मो जिस भी आप उन सिस्टम की बात करें उसकी एक स्टेट होगी। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करें कि अगर मेरे पास एक डब्बे के अंदर गैस बंद हुई है ना, इस डब्बे के अंदर मैंने गैस बंद करके रखी हुई है, तो इसमें जो मोल्स है कुछ इस टाइप से, गैस के मॉलिक्यूल्स इस टाइप से भरे पड़े होंगे, है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और लेट्स से इसको मैंने इंसुलेटेड कर दिया है, इंसुलेटेड कर दिया है इस टाइप से, जो हैच बना रहा हूँ ना बेटा मैं, इससे समझ में आएगा कि इंसुलेटिंग हो गई है ना। ये अब आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज कैसी हैं, अब नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है ये आपके पास, ठीक। तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है बेटा, उसका कुछ प्रेशर रहा होगा, उसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, उसका कुछ टेम्परेचर रहा होगा, है ना, उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे। तो ये सारी की सारी जो है चीजें, ये उसकी स्टेट बताती है, ये उसकी स्टेट बताती है कि वो किस स्टेट में है, ठीक है। अगर इनको मैं किसी को चेंज करता हूँ तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर मैं इनमें से किसी भी एक चीज को चेंज कर दूं बेटा, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो समझ गए मेरे ख्याल से गैस की स्टेट, किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या होती है, उसकी टेम्परेचर, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है ना, जो उसकी स्टेट को डिफाइन करने में उसकी हेल्प करती हैं कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब चीजें उसकी स्टेट बताती हैं।
तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो ये बताता है कि किसी गैस की जो किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो मैंने जैसे बनाया हुआ है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जो आपका बनाया हुआ है इसके अंदर अगर आपका इसको मैं रख दूं तो इसकी स्टेट चेंज अगर नहीं होती है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है और इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ऑब्वियसली नहीं होगी, तो इसको मैं बोलूंगा कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है आपका, है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई सिस्टम अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है तो वो कहलाता है इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है आपके थर्मल इक्विलिब्रियम से। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार थर्मल इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वो है आपका टेम्परेचर से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है बेटा? आपके टेम्परेचर से रिलेटेड। कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो उसका जो स्टेट है वो कहलाता है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप मेरी बात से शायद समझ जाएंगे कि लेट से अगर एक बीकर रखा हुआ है, एक बीकर रखा हुआ है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है अपने पास, ठीक है, बहुत सारा पानी, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, रख दिया, छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद ये क्या है, रूम के टेम्परेचर पे आपका आ जाएगा। तो क्या मैं बोलूँ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? तो बेटा ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो सेम है ना। इसमें पानी भरा हुआ है बेटा, ये वाटर से फिल है अपने पास, है ना। तो इसके जो सारे के सारे पार्टिकल तो उनका टेम्परेचर तो सेम हो चुका है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया, बट ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या था कि इसके इस पॉइंट पे जो प्रेशर था, इसके इस पॉइंट पे जो प्रेशर था वो सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस पॉइंट का प्रेशर कुछ कम होगा, इस पॉइंट का प्रेशर कुछ, सॉरी, इस पॉइंट का प्रेशर कुछ कम होगा, इसका कुछ ज्यादा होगा। और कितना होगा? रो जी एच ज्यादा होगा, ये हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं, है ना, कि रो जी एच ज्यादा होगा इस पॉइंट। तो ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, बट किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में जरूर है ये। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम जहां की भी आप देखोगे तो उसका मतलब क्या रहेगा बेटा कि वो उसका जो टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है दो बॉडीज का, इसका मतलब क्या है कि उनके टेम्परेचर जो है वो सेम आ चुके होंगे, बॉडी ए एंड बॉडी बी का टेम्परेचर सेम आ चुके होंगे, दैट मीन्स वो अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है। छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, जैसे मैं बोलूँ अगर आपसे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गए होंगे आप लोग कि टेम्परेचर ए शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। अगर मैं दो बॉडीज की बात कर रहा हूँ, ए और बी दो बॉडीज है, तो टेम्परेचर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ठीक है, तो अगर लेट से मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 kg है, कोई एक सब्सटेंस, लेट से ए एक सब्सटेंस है जो 2 kg का है, इसका मास मैंने क्या बोल दिया, एम ए जो है मास ऑफ ए वो 2 kg है ना। और इसका लेट से टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑफ ए, लेट से मैंने बोल दिया कि आपका 50 केल्विन के ऊपर रखा हुआ है मैंने इसको। एंड एक मास है बॉडी बी का, वो मेरे पास लेट से 4 kg का है, और इसको मैंने टेम्परेचर बी जो है इसका, वो मैंने लेट से बोल दिया 100 केल्विन है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, है ना। और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट इसके लिए बोल देता हूँ मैं, लेट से मैं डाटा कुछ भी रख लो बेटा, 200 है इसका, लेट से 400 है ना, जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, इसकी यूनिट्स होती हैं, और इसकी जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसी रैंडमली मैंने कुछ ही मान लिया, अज्यूम कर लिया, है ना। तो अब मुझे बताना है कि अगर ये दोनों बॉडीज ए एंड बी, अगर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई है, तो मुझे पता करना है कि अब उनका टेम्परेचर कितना रहा होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो आ गई होगी तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना रहा होगा, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो बेटा समझ में आ रहा है कि बेटा इसका टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी बी का, तो टेम्परेचर ए इसका कम है, तो हीट का फ्लो ऑब्वियसली होना ही है, कहाँ से? बॉडी बी से ए, नॉर्मल सी चीज है ना। तो कुछ टाइम बाद जब हीट का फ्लो हो जाएगा तो इसने जितनी हीट दी होगी उतनी इसने ली होगी। अगर मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ तो ये कितनी हीट लेगा, हम लोग जानते हैं कि एम सी ऑफ ए इंटू डेल्टा एंड टी, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, जितनी हीट इसने किसने ली उतनी ही इसने दी, है ना। तो इसका मास एम बी सी ऑफ बी एंड डेल्टा टी इन बी, ए और लेट से बी, तो इसका टेम्परेचर में कितना चेंज आया। तो लेट से हीट देने के बाद इसका मास कितना है बेटा, इसका 2 मास है, और इसका सी ए कितना है, इसका 200 सी ए है, एंड टेम्परेचर कितना, तो ये इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा होगा, इसका टेम्परेचर कुछ कम हुआ होगा, है ना, ऐसे ही तो हुआ होगा। एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो जब मैंने इनको कांटेक्ट किया, तो जब इन दोनों को कांटेक्ट करके मैंने रख दिया ए एंड बी को, तो एक कुछ टाइम बाद एक फाइनल टेम्परेचर पे आ गए होंगे बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, एक टेम्परेचर फाइनल आ गया। तो वो टेम्परेचर फाइनल की वैल्यू कितनी रही होगी? जो भी रही होगी ए वाले से तो ज्यादा रही होगी एंड बी वाले से कम रही होगी। तो इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, इसका कितना चेंज रहा होगा? पहले कितना टेम्परेचर था इसका 50, फिर बढ़ के हो गया टी एफ, तो टी एफ माइनस 50 अगर मैं यहाँ कर दूँ
और इसके लिए क्या करना है मुझे, 4 इंटू सी बी की वैल्यू कितनी है बेटा 400, एंड ये बी है बेटा, ये ए है, और इंटू टेम्परेचर में चेंज इसका कितना आया 100 माइनस टी एफ, है ना। तो ऐसा करने के बाद ये 2 4 से ये 400 कट गया, एंड टी एफ माइनस 50 इज इक्वल टू 400 माइनस 4 टी एफ, माइनस 4 टी एफ, ऐसा कर लो। और ये चार इधर आ गया, ये 450 हो गया। तो टी एफ की वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रही होगी, 450 अपॉन 5 हो गया, तो ये 90 केल्विन। तो जो टेम्परेचर फाइनल है बेटा वो 90 केल्विन आपका निकल के आ गया। दैट मीन्स जो फाइनली जो बॉडी पहुंचेंगी, जब इन दोनों को मैं मिला दूंगा और ये थर्मल इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो गया, तो दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कितना हो जाएगा फिर 90 केल्विन। 90 केल्विन के टेम्परेचर पे वो दोनों बॉडीज पहुंच गई होंगी। तो ये है कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब फटाफट से लास्ट थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग जीरोथ लॉ की बात कर लेते हैं कि जीरोथ लॉ क्या कहता है हमारा। तो जीरोथ लॉ बेटा बहुत ही सिंपल लॉ है ना। सबसे पहले तो इसकी कहानी थोड़ी सी बता दूं मैं आपको कि जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्या बोलते हैं। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में, जब मैंने पढ़ा था इसको जीरोथ लॉ को, मुझे लगता था कि जीरोथ कोई साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन हो गए, है ना, आपके प्लांक हो गया, है ना। तो मुझे लगता था कि जीरोथ कोई साइंटिस्ट का नाम है, फिर मुझे बाद में पता चला कि जीरोथ एक्चुअली जीरोथ उसको जीरोथ नहीं है, वो जीरोथ है, जीरोथ। जीरोथ मतलब कि ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ के बाद आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका नाम जीरोथ रख दिया है। जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ थे ये आपके 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में मतलब 80 50s के अराउंड आ गए थे। लेकिन इस ये लॉ आपका जो जीरोथ लॉ है ये आपका आया है 1930s में, है ना। तो इसलिए जब ये बाद में आया और जब लोगों को बताया गया कि ये भैया बहुत फंडामेंटल लॉ है आपका, तो इसको हम लोग जीरोथ नाम दे देते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो अब ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिए गए थे, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया। तो जीरोथ लॉ को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ आपका कहता है कि बेटा अगर एक बॉडी है ए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ, एक बॉडी ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ, एंड बॉडी ए आल्सो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम फिर बॉडी सी। ए एंड बी किसमें है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी ए एंड सी किसमें है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये लॉ कहता है कि देन ए एंड सॉरी बी एंड सी ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं। इनमें भी क्या रहेगा बेटा, ये भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। समझ रहे हो इस बात को बेटा। इस लॉ पे बहुत सारी चीजें फिर बेस्ड हुई हैं आपकी, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। फिर से सुन लो एक बार, अगर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बी एंड सी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे होंगे। दैट मींस इसका टेम्परेचर भी इसके टेम्परेचर के बराबर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है बेटा, कि अगर टेम्परेचर ए में बोलूँ टी ए है, टेम्परेचर ऑफ बी बोलूँ मैं टी बी है ना, और टेम्परेचर ऑफ सी को मैं टी सी बोलूँ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद अगर मैं बोलूँ अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी एंड शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ये कहानी है बेटा पूरी जीरोथ लॉ की, है ना। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, जीरोथ लॉ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, सिस्टम्स और सराउंडिंग्स क्या होते हैं, एंड इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा कि थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दो अलग अलग चीजें हैं। और जीरोथ लॉ मतलब दो बॉडीज अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो तीसरी के साथ सेपरेटली, तो वो दोनों बॉडीज भी आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगी थर्मल वाले। और सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को अलग कौन करता है बेटा, बाउंड्री। और बाउंड्री आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी नॉन कंडक्टिंग और एक कंडक्टिंग, है ना, जिसमें हीट का फ्लो हो सके ना हो सके। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा ये थोड़ा सा सेशन, एंड ओके, थैंक यू।